हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, एक चीज़ बताना चाहेंगे कि जैसे आप लोगों को कहीं पर भी डाउट लगता है या कहीं पर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, कुछ कंफ्यूजन रह जाती है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर देंगे, क्योंकि देखिए ये मैथ्स सब्जेक्ट है, इसमें ज़रा भी कहीं कहीं पे कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहनी चाहिए। जो भी चीज़ें हैं, जितने भी टॉपिक हैं, सभी बहुत अच्छे से समझने चाहिए, क्योंकि देखिए इसमें ये तो है नहीं कि आप तुक्के मारा है और कुछ भी लिखा है तो वो आपका ओके है, ठीक है ना। तो चीज़ों को अच्छे से समझें। जहाँ पे कोई डाउट हो या जहाँ पे कुछ क्लियर करना है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। हम उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर देंगे। और फ्रेंड्स, आप लोग बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना किया कीजिए और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा कीजिए। चलते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री प्लस 2 साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 4 कॉट स्क्वायर 45 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले इनके मान पता होने चाहिए। जब आप लोगों को मान पता होंगे तभी आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये आपका जो 4 है और इसके बीच में कोई निशान नहीं है, कोई सिंबल नहीं है, तो इसका मतलब क्या होता है, गुणे का सिंबल होता है ना। जैसे आपके यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, ठीक है, इस तरह से, और यहाँ पे कोई भी सिंबल नहीं, यानी कि यहाँ पे इंटू है, तो इसीलिए 4 इंटू यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद 10, ये तो स्क्वायर है तो स्क्वायर आप फिर से आप लगाएंगे स्क्वायर यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आपका जो tan 60 डिग्री का मान है वो √3 हो जाता है। उसके बाद माइनस है, आप माइनस लगाएंगे। cos 90 डिग्री का मान कितना है, तो cos 90 डिग्री का मान 0 होता है, इसलिए आप 0 लिखेंगे, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे। उसके बाद प्लस है तो प्लस जो चिन्ह है, चिन्ह आप परिवर्तित नहीं करेंगे, यानी परिवर्तन उसमें नहीं करेंगे, आप इसके मान पहले लिखते चले जाएंगे। फिर देखिए यहाँ पे आपका हो जाता है, आपने क्या लिखा कि देखिए 4 इंटू √3 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर प्लस 2, और आपका साइन 45 का मान हो जाता है 1/√2, तो आप इसका मान लिख देंगे। उसके बाद स्क्वायर लगाए, आप स्क्वायर लगाएंगे, -4। अब यहाँ पे भी वही प्रक्रिया है कि कुछ नहीं है तो क्या करना है, क्योंकि देखिए 4 है यहाँ पे, ठीक है ना। कोट स्क्वायर 45, तो कोट स्क्वायर 45, कोट का कितना मान है, यानी कोट 45 का तो 1, और उस पर स्क्वायर लगा हुआ है तो आप स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए ये जो 4 है तो 4 ही रहेगा। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आपका रूट में है तो ये 3 ही है, और 3 यहाँ पे क्यों आया, अब आप लोगों के माइंड में एक चीज आई होगी कि ये जो √3 है यहाँ पे 3 ही क्यों आया, और ऊपर स्क्वायर भी तो है ना। तो जब स्क्वायर है, आप स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9, और उसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 3 ही तो रहेगा ना। उसके बाद 0 से आप कितनी भी बार गुणा करें तो 0 का मान 0 ही रहता है, यानी आपने क्या किया, 0 से 0 को किया, उसके बाद मान आपका 0 ही निकल कर आया, इसलिए आपका 0 हो जाता है। प्लस 2 है तो 2 यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद क्या है, इंटू आपका 1, यहाँ पे स्क्वायर है ना, 1/√2, तो 1/√2, 1/√2, उसके बाद 1/2 हो जाता है, और बराबर 4, यानी सॉरी यहाँ पे बराबर नहीं है, माइनस है तो 4, क्योंकि 1 से 1 की गुणा होगी तो 1 ही रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए निशान छिपा हुआ है गुणे का, क्योंकि 4 गुणे तभी तो मान होगा ना, तो 4 एकम 4, तो यहाँ पे 4 ही है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं कि 4 तिया 12 हो जाता है, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पे समझ लें 2 आपका और 2 कट गया, अब बचा कितना, जब 2 और 2 कट गया तो यहाँ पे आपके यहाँ पे 1 बचता है, 1 बचा तो ये हमने उतार लिया। फिर माइनस के जो ये 4 है तो 4 बचे। अब क्या करेंगे, अब आप 12 और प्लस 1 13 हो गए, और माइनस के 4 यहाँ पे। अब आप इसको माइनस करेंगे तो 13 - 4 कितना होता है, तो 9 हो जाता है। 9 आपका आंसर निकल कर
आ जाता है। इस तरह से आप लोग सॉल्व करिएगा, क्योंकि इसमें जो मान है उनको याद करना आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, मस्ट हो जाता है। ये बोले कि मस्ट हो जाता है, क्योंकि आपको इनके मान याद ही करने रहेंगे। उसके बाद क्वेश्चन है आपका, समीकरण 2x² माइनस 5x माइनस 3 बराबर 0 को सरल कीजिए। यहाँ पर आपको क्या करना है देख लेते हैं। देखिए, समीकरण 2x² माइनस 5x माइनस 3 बराबर 0 को सरल कीजिए। तो इसको सरल करते हैं। यहाँ पर आपको द्विघातीय समीकरण हल करना है। कैसा समीकरण? तो द्विघातीय समीकरण हल करना है। आपको अगर एक बार अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आप अच्छे से इसको कर पाएंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं, इसको करते हैं। यहाँ पे स्टैंडर्ड इक्वेशन हो जाएगी। स्टैंडर्ड इक्वेशन यानी ax² प्लस bx और आपका हो जाता है प्लस c और 0 हो जाता है बराबर। यहाँ पर देखिए a का मान 2 है। a का मान कितना है? तो a का मान, अब आप इसको a मानेंगे ना, तो a का मान कितना हो जाता है? तो a का मान आपका हो जाता है 2। a का मान 2 हो जाता है। और b का मान कितना हो जाता है? तो -5 हो जाता है। देखिए b का मान -5 हो जाता है। और c का मान कितना हो जाता है? तो c का मान -3 हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं -3 हो जाता है। अब क्या करेंगे? यानी a बराबर 2 हो गया, b बराबर -5 हो गया और c बराबर -3 हो गया। यहाँ पर a b c मिल गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, a b c मिल गया। और निकालेंगे क्या? तो ac ही तो निकालेंगे ना। तो ac a इंटू सी कर देंगे, a इंटू सी। अब यहाँ पे ac क्या है? तो ac आप देख लें, a और c, ac, ठीक है ना। अब क्या करेंगे? 2 का गुणा 3 में कराएंगे, यानी 6 हो जाएगा। अब इसी 6 के गुणनखंड इस तरह करेंगे कि जब गुणा किया जाए तो दोनों गुणनखंडों का या तो वैल्यू -6 आए और जोड़ने पर -5 आए। यही तो नियम होता है कि पहले उनका जब गुणा करेंगे तो जितना आता है उसके बाद उसको जब माइनस करते हैं तो क्या आता है? तो जो संख्या होती है वही संख्या आती है। ऐसा कब हो सकता है? वैल्यू -6 कितना? तो वैल्यू -6 लानी है। और क्या करना है? 1 को माइनस करना पड़ेगा। जब आप 1 को माइनस करेंगे तभी तो आपका आंसर आएगा ना। तो 1 को प्लस रखना पड़ेगा। जब माइनस करेंगे तभी तो 1 को प्लस रखना पड़ेगा, तब माइनस प्लस माइनस ही, तभी तो माइनस प्लस माइनस होगा। इसमें ऐसा करेंगे तो यानी -6 प्लस 1 में तोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे समझ लेते हैं, 2x² माइनस 6x प्लस 1x माइनस 3 बराबर 0। अब सबसे पहले ये देखेंगे कि कॉमन क्या मिल रहा है। 2 कॉमन मिल सकते हैं। 6 को इसके 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 6 को हम अगर लिखें तो 2 गुणे 3, तो बात तो वही हुई ना, 6 ही तो हुआ। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कॉमन ले सकते हैं? अब इसमें और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कॉमन ले सकते हैं? तो x ले सकते हैं, है ना। यहाँ पे समझ लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम x कॉमन ले सकते हैं। इससे इसमें बचेगा क्या? तो अब देखते हैं, जो आपका हो जाता है वो हो जाता है 2x और कॉमन लेने पर x माइनस 3 प्लस 1 और आपका हो जाता है x माइनस 3 बराबर 0 हो जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे x माइनस 3 है ना, और 2x आप यहाँ से ले लें। 2x यही तो बचा ना, ये दोनों कॉमन है तो इसमें से एक ले लिया। उसके बाद आपका बचा 2x प्लस 1, तो हमने ले लिया 2x प्लस 1 ले लिया। इतना हो गया ना। अब क्या करेंगे? यहाँ ये आपका इतना गुणनखंड आ गया। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि सरल कीजिए, यही तो बोल रहा है कि सरल कीजिए। देखिए यहाँ पे है सरल कीजिए। x का मान निकालना और 2 घात का समीकरण है, तो x का 2 मान आएगा। किस तरह से तो 2 मान आएगा देख लेते हैं। एक बार आप x माइनस 3, यहाँ पे माइनस है, ये 3 है, ठीक है। x माइनस 3 बराबर 0/2x प्लस 1। अब इसमें आप देखें, इसमें 2x प्लस 1 का कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं मतलब है?
क्योंकि 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो आंसर 0 ही रहेगा। तो इस तरह से आपका यहाँ पे हो जाता है, देखते हैं x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 3, एक मान यहाँ पर आ गया। अब देखते हैं, अब यहाँ पे समझ लेते हैं, 2x प्लस 1 बराबर 0, तो x कितना हो जाता है, यहाँ पे इरेज कर देते हैं थोड़ा सा, x बराबर -1/2, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका आ जाता है, ये देखिए x बराबर -1/2 यहाँ पे आपका हो जाता है। अब क्वेश्चन है, 4 मीटर गहरा तथा 3 मीटर व्यास का कुआं, एक कुआं 300 रुपये प्रति घन मीटर की दर से खोदने पर कितना खर्चा करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं, इसमें एक कुआं है, सबसे पहले एक कुआं है, तो आप ऐसे समझ लें कि कुआं खोदना है, ज़मीन में कुएं का जो व्यास है वो दे दिया गया है। अब व्यास तो आपको दे दिया गया है ना, देखिए 4 मीटर गहरा तथा 3 मीटर व्यास है, कितना है, तो व्यास आपका, व्यास 3 मीटर है, 3 मीटर है, तो यानी यहाँ पे व्यास दे दिया गया है। 3 मीटर कितना गहरा खोदना है और गहराई कितनी खोदनी है, तो 4 मीटर, है ना, कि जो गहराई है वो 4 मीटर, गहराई है वो 4 मीटर खोदनी है। ठीक, यहाँ तक हो गया आपका। अब जब आपका व्यास क्या होता है, जो आपका पूरा वृत्त होता है उसका आधा व्यास होता है, और व्यास का आधा क्या होता है, तो त्रिज्या होती है। ये चीज़ आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। और कुआं कैसा होता है, तो ऐसे ही तो होता है ना, ऊपर कुआं होता है, फिर इस तरह से, यानी नीचे भी इस तरह से ये होता है, ऐसे। यहाँ पे कुछ सही नहीं, यहाँ पे हम देख लेते हैं ऐसे फिर से बना के, देखिए कुआं कुछ ऐसे ही तो होता है, ऐसे होता है। फिर उसके बाद ये आपका क्या हो जाता है, व्यास। अगर त्रिज्या की बात करें तो यहाँ पे त्रिज्या इसकी आधी हो जाती है। ये क्या है, ये इसकी गहराई आप समझ लें, लंबाई समझ लें, गहराई हो या लंबाई हो, बात है कि, क्योंकि ये क्या होता है, अंदर की तरफ कुआं खोदा जाता है ना। और कोई चीज़ अगर मान लीजिए कोई चीज़ है ऊपर की तरफ, तो वो ऊंचाई होगी, और नीचे है तो गहराई है, लेकिन निकालेंगे तो उसी तरह से ना। तो d बराबर कितना हो जाता है, d मतलब व्यास हो जाता है ना, तो 3 मीटर हो जाता है। और आपकी h यानी हाइट कितनी हो जाती है, यानी आप उसको गहराई मान लें, गहरा ही मानेंगे ना, क्योंकि कुआं क्या होता है, तो गहरा होता है, तो आप इसको मान लें 4, क्योंकि मानेंगे क्या, आपका मान तो यहाँ पे दिए ही हुए हैं, है ना, दिए हुए हैं, तो ये आपका हो जाता है 4 मीटर। और दर क्या दिए हुए हैं, तो दर आपकी है यहाँ पे 300 रुपये प्रति घन मीटर की दर से, तो 300 रुपये दर है, और घन मीटर यानी 1 घन, है ना, घन मीटर हो जाता है। अब 1 घन मीटर को खोदने के लिए 300 रुपये लग रहे हैं यहाँ पे, वो चीज़ तो आपको दिए ही है क्वेश्चन में, है ना। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आयतन निकालेंगे, आयतन, ठीक है ना, आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है, तो पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें पाई का मान तो आपको पता है 22/7 हो जाता है, पाई का मान 22/7 हो जाता है। और आर स्क्वायर यानी कि त्रिज्या कैसे निकालते हैं, जैसे हमने बताया कि आपको भी पता है कि जो आपका वृत्त होता है इसका आधा आपका व्यास होता है, लेकिन जब त्रिज्या निकाली जाती है तो व्यास का भी आधा जो होता है वो त्रिज्या होती है। तो व्यास आपका कितना है, तो 3 मीटर है ना, इसका आपका जो व्यास है वो 3 मीटर है, और उसका भी आप आधा कर दें तो कितना होगा, 3/2 हो जाएगा, तो गुणे 3/2। अब इस पे क्या है, 2 पाई, ये आपका हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी पाई का मान आपने 22/7 रख दिया, और आपने आर का मान देखिए 2 बार आएगा, क्योंकि आर स्क्वायर है ना, तो आर स्क्वायर यानी 2 बार करना, तो 3/2 गुणे 3/2 गुणे आपका हो जाता है, कितना हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो हाइट है आपकी, यहाँ पे देखिए आप पाई आर स्क्वायर एच यानी हाइट है, तो वो आपकी 4 मीटर है, तो यहाँ तक आपका हो गया। अब इसको हम काट देते हैं, देखिए आपका हो जाता है 1 2 से आप 1, ये 2 1 कम 2, 2 दूना 4,
यहाँ पे कट गया। फिर आपका ये 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, ये आपका कट गया। अब बचा आपका क्या, यहाँ पे देख लीजिए 2 तिया 6, ये आपका बच गया, और 11 तिया 33, ये बच गया। तो 2 तिया 6 हो जाता है और 11 तिया 33 हो जाता है। अब उसके बाद जो नीचे 7 हैं आपके, देखिए बटे में है ना, तो 7 हैं, तो आप इसको क्या करेंगे, 7, यहाँ तक आपका हो जाता है। अब देखिए जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था उसमें 4 मीटर गहरा ना होकर 14 मीटर गहरा था। अब यहाँ पे आप एक चीज और समझिएगा, जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था तो उसमें 4 मीटर नहीं था, ये हमने 4 मीटर के अकॉर्डिंग आप लोगों को बताया। अब हम क्या करते हैं कि जो आपका 14 मीटर, यहाँ पे कितना है, तो 14 मीटर, ठीक है, 14 मीटर गहरा तथा 3 मीटर व्यास का कुआं 300 रुपये प्रति घन की दर से खोदने पर कितना खर्चा पड़ेगा। तो वही चीज जो अभी सारी प्रक्रिया करते हुए है, सेम प्रक्रिया रहेगी, क्योंकि यहाँ पे 4 को 14 करना है। तो पाई आर स्क्वायर आपका h है ना, तो हम सूत्र फिर से यहाँ पे लिख लेते हैं, पाई और आपका आयतन निकालेंगे ना, तो v आयतन और पाई आर स्क्वायर h हो जाता है। अब इनके मान लिख देंगे, तो पाई का मान तो 22/7 ही है ना, वो तो रहता ही है, इसका मान यही निश्चित किया गया है। निश्चित क्या मतलब, इसका मान अभी तक निकल ही नहीं पाया, इसलिए माना जाता है 22/7। तो ये 22/7 हो जाता है। उसके बाद आपका जो आर स्क्वायर है, यानी तो आपका जो पाई, यहाँ आर स्क्वायर नहीं हम बता रहे हैं कि पाई का मान 22/7 और आर स्क्वायर है तो व्यास का आधा, यानी कि आपका 3/2 हो जाता है, क्योंकि स्क्वायर है तो 3/2 फिर से लिखना है। और उसके बाद आपका 14, यानी कि यहाँ पे आपको 4 ना होकर 14 लिखने रहेंगे, क्योंकि यही सही है। अब देख लेते हैं, देखिए 7 एकम 7, 7 दूना 14 हो गया, ठीक है, यहाँ तक आपका हो गया। अब देखिए दूसरा आपका ये 1 2 है, तो 2 एकम 2 और ये आपका कट जाएगा 1 11, इससे कट गया। अब आपका क्या बचा, आपका ये 2 बचा और ये 2 बचा, आपने कट कर दिया, सब कट गए। अब जो बचा है उसको गुणा करेंगे, आपका 11 बचता है ना, 3 तिया 9, यही तो बचा आपका, तो 3 तिया 9 यहाँ पे हो जाता है, 11 तिया और यहाँ पे 3 तिया हो जाता है, और एक आपका 3 और बचता है, तो 3 गुणे 3 आपका हो जाता है ना, तो 3 तिया 9 और 9 11 9 99। अगर आप ऐसे सॉल्व करें तो ऐसे भी अलग अलग, जैसे आप इसको कर सकते हैं, 11 पहले यहाँ पे लिख सकते हैं, फिर 3 तिया 9 और फिर उसके बाद आंसर तो वही आएगा ना। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। और घन मीटर यहाँ पे हो जाएगा घन मीटर, घन मीटर। अब खर्च, आयतन प्लस दर। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है, खर्च पूछा गया है। खर्च कितना करना पड़ेगा, तो निकाल लेते हैं खर्च, और आपका जो आंसर आया है वो आया है 99। कितना आया है, तो यहाँ पर हम करेंगे आयतन, जो आपने आयतन निकाला, और दर है ना, आयतन और दर हो जाती है। आयतन निकल के कितना आया, तो आपका 99, और दर कितनी निकल कर, आपकी दर कितनी है, तो यहाँ पे 300 हो जाती है। अब इसको आप दोनों को गुणा कर लेंगे, तो गुणा करने पर जो आपका आंसर निकल कर आएगा वो आपका 29,700 निकल कर आएगा, यानी ये रुपए खर्च, इतने रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कहीं पर कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 75,625 वर्ग मीटर है, वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या करना है, वर्ग की भुजा को ज्ञात करना है। यहाँ पर सिंपल आपको क्या करना रहेगा, वर्ग निकालना रहेगा। आप चाहें तो गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं, चाहें तो भाग विधि से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो चलते हैं हम लोग यहाँ पे गुणनखंड विधि से निकाल लेते हैं। तो ये जो आपका नंबर हो जाता है, यानी कि 75,625, इसको गुणनखंड विधि द्वारा इसको तोड़ लेते हैं।
तो आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जैसे इस तरह के नंबर हो और लास्ट में कितने हो, तो 5 हो या 0 हो, तो ये आपका 5 से कटना ही कटना रहेगा। हालांकि और भी नंबर से कट सकता है, लेकिन इसमें चेक करना रहेगा, लेकिन 5 से आपका ये 110% कटेगा ही कटेगा। तो क्यों ना हम 5 से ही इसको काट लें। तो स्टार्ट करते हैं। 5 एकम 5 है ना, 5 एकम 5 यानी एक बार में यहाँ पे 2 बच गए, तो यहाँ पे 25 बन गए, पचम 25। ठीक है, अब यहाँ पे ये 6 है, तो 5 एकम 5 और यहाँ पे 5 दूना 10, 2 है तो और पचम 25, आपका ये निकल कर आता है 15 1 25। अब फिर देखिए लास्ट में 5 है, यानी ये फिर से 5 से कटेगा, 5 तिया 15 और 5 दूना 10। अब देखिए यहाँ पे 2 संख्याएं साथ में, पहले हमने 2 संख्या ली, दूसरी संख्या भी 2 लेनी है, तो इस तरह से आपको यहाँ पे 0 बीच में लगा देना रहता है। अब 5 दूना 10, 2 बार में ये कटा और यहाँ पे आपके 2 बच गए, यानी ये 5 जो है ये 25 बन गए, पचम 25, तो ये 25 हो गए यहाँ पे। फिर उसके बाद 5 आपके हैं यहाँ पे लास्ट में, फिर हम इसको 5 से ही काटेंगे, तो 5 छका 30, ऐसे तो है, 5 छका 30 और पचम 25, यानी 2 नंबर यहाँ पे हैं और 2 ही यहाँ पे हमको लेने हैं, इसका मतलब हम 0 लगा देंगे। फिर उसके बाद है पचम 25, यानी कि आपका कितनी बार में जाएगा, तो पचम 25 आपका निकल कर इतना आ जाता है, यानी 605। फिर 5 लास्ट में, फिर हम क्या करेंगे, वही प्रोसेस 5 से ही काटेंगे, तो 5 एकम 5, यहाँ पे कितना बचा, 1 बचा, तो 5 दूना 10 हो गया और 5 एकम 5 हो गया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए ये आपका 5 से तो नहीं कटेगा, 5 दूना 10 है ना, फिर यहाँ पे तो ऐसे कट ही नहीं सकता। फिर हम देखेंगे 6 से भी नहीं कटेगा, यानी 6 दूनी 12, 1 ये बच जाएगा। फिर क्या करेंगे, तो इस तरह से ये आपका 121 है, यानी 11 से कटेगा। तो 11 एकम 11 और 11 एकम 11, क्योंकि देखिए 11 एकम 11, एक यहाँ पे बचा और उतार लिया, तो 11 बन गए, 11 एकम 11, 11 एकम 11, फिर 11 एकम 11, इस तरह से हो जाते हैं। अब देखिए एक जोड़ा बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं, अभी तो हम लोग ये क्या कर रहे थे, हम लोग रफ कर रहे थे। अब हम लोग देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे क्या पूछा गया, एक वर्ग का क्षेत्रफल और 75,625 वर्ग मीटर है, वर्ग की भुजा ज्ञात करनी है। तो देख लेते हैं, a बराबर a स्क्वायर और उसके यहाँ पे स्क्वायर और 75625 यहाँ तक हो गया, ठीक है, बराबर a स्क्वायर। फिर आपका ये आपका रहेगा, ये जो आपका सिंबल है ये क्या है, करनी है, वर्गमूल है ना, तो इसके अंदर रख देंगे 625। अब हमने क्या किया है, इसको देखिए यहाँ पे निकाल लिया, इसको गुणनखंड विधि द्वारा निकाल लिया। जो निकल कर आया तो उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि अभी तो हमने इसको क्या किया है, सिर्फ इस रूप में था, इसको तोड़कर हमने इस रूप में लिख दिया। अब हमको इसी रूप में भी करनी से बाहर नहीं निकालना है, अभी हमको सिर्फ एक टूटा हुआ रूप लिखना है ना, पहले जुड़ा हुआ रूप था, अब टूटा हुआ यानी कि गुणनखंड वाला रूप है। तो क्या करेंगे, 5 स्क्वायर, क्योंकि 2 बार एक जोड़ा बन गया तो 5 स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, फिर गुणे, फिर 5 स्क्वायर फिर लिख सकते हैं, फिर 11 स्क्वायर, और एक और तरीका इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 11, इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, 1 5, ये 2 5 है, 2 स्क्वायर, तो इसमें से 1 5 निकाल लेंगे, फिर उसके बाद 1 5 इसमें से निकाल लेंगे, और 1 11 है, जोड़ा एक जोड़ा है तो उसमें से 11 निकाल लेंगे। अब इनका क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो पचम 25 और 11, तो पचम 25 और 11 को हम क्या करेंगे, 25 गुणे 11, यानी हम इसका गुणा कर देंगे, और जो भुजा निकल कर आती है वो निकल कर आपकी आती है 2 7 और 5। ये जब आप गुणा करेंगे तो आपको ये आंसर मिलेगा, यानी 275 मीटर आपका आंसर हो जाता है। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कहीं पर कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर देंगे। अब आपका क्वेश्चन हो जाता है, समीकरण 2x + 3y = 12 तथा
3y बराबर x को हल कीजिए। तो इसमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले ये देख लेते हैं समीकरण कितने हैं। तो समीकरण यहाँ पे देखिए, पहला समीकरण आपका हो जाता है 2x प्लस 3y बराबर 12 हो जाता है, ये पहला समीकरण आपका हो गया। दूसरा समीकरण आपका हो जाता है 3y बराबर x, ये आपका क्या हो जाता है, दूसरा समीकरण हो जाता है। अब क्या करेंगे, समीकरण से x का मान समीकरण 1 में रखने पर x की जगह क्या करेंगे, 3y रख देंगे। x की जगह क्या रखेंगे, x की जगह पर 3y रख देंगे, जगह पर 3y रख देंगे। अब यहाँ पे समझ लेते हैं 3 और 3y प्लस 3y बराबर 12, 6y प्लस 3y बराबर 12 और आपका हो जाता है 9y बराबर 12 और y बराबर 12/9। फिर आपका क्या हो जाता है 4 और यहाँ पे 3, देखिए यहाँ पे 4 और समीकरण ये कौन सा हो जाता है, समीकरण ये आपका समीकरण कौन सा हो जाता है, तो 3 हो जाता है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। समीकरण 2 में y का मान, अब लिख लेते हैं समीकरण 2 में y का मान, समीकरण 2 में y का मान 3y बराबर x, तो 3 इंटू 4/3, 4/3 बराबर x, तो x बराबर 4 है ना, 3 कट गया तो x बराबर कितना हो गया, x बराबर 4 हो गया। अब हम इसको इरेज कर देते हैं, फिर लिख लेते हैं x बराबर 4 हो जाता है आपका। फिर x की वैल्यू कितनी है, तो x की वैल्यू हो जाती है 4 है ना, x की वैल्यू 4 हो जाती है और y की वैल्यू क्या हो जाती है, तो y की वैल्यू हो जाती है 4/3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आंसर में x की वैल्यू कितनी हो जाती है, 4 हो जाती है और y की हो जाती है 4/3 हो जाती है। उसके बाद क्वेश्चन आपका है 2 सिक्के उछालने पर प्रत्येक घटना के घटने की संभावना ज्ञात कीजिए। जब 2 सिक्के हवा में उछाले जाते हैं तो कुल संभावित परिणाम HH, H-टेल, टेल-H तथा टेल-टेल होते हैं, अर्थात कुल 4 स्थितियां संभव है, प्रत्येक घटना के घटने की संभावना 1/4 होती है। आप इस तरह भी समझ सकते हैं, मान लीजिए 2 सिक्के ये आपके हैं, ठीक है ना, ये हवा में उछाले गए हैं, ये कहाँ उछाले गए हैं, तो ये हवा में उछाले गए हैं। अब इनके जो बनने की संभावना हो सकता है ये दोनों सिक्के हेड हेड हों, गिरे जब तो हेड हेड हो सकता है इसमें से दोनों सिक्के टेल टेल हों, ये भी हो सकता है एक हेड और एक टेल हो, है ना, ये भी तो संभावना बन सकती है। या हो सकता है ये पहले वाला टेल हो दूसरे वाला हेड हो, तो टेल हेड। अब देखिए यही संभावनाएं तो बन रही हैं यहाँ पे। तो इस तरह से आपका हो जाता है, यानी कि 2 सिक्के उछालने पर कितनी संभावनाएं बन सकती हैं, तो 4 संभावनाएं। एक चीज और है, आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे जितने सिक्के पूछे जाते हैं, यहाँ पर 2 सिक्के पूछे जा रहे हैं, तो 2 सिक्के जो हैं वो 2 घात हो जाती हैं। ये 2 तो आपको आधार रखना ही रहेगा, चाहे 2 सिक्के पूछे, 4 सिक्के पूछे, 6 सिक्के पूछे, 8 सिक्के पूछे, चाहे जितने सिक्के पूछे, आपको आधार में वही लिखना है 2। लेकिन घात आपको जितने सिक्के पूछे जाते हैं उतने, जैसे यहाँ पे आप समझने के लिए हम बता देते हैं, जैसे 3 सिक्कों के बारे में बात की जा रही है तो यहाँ पे 3 घात लगा दें। 4 सिक्कों के बारे में पूछा जाए तो 2 तो यहाँ पे रहेंगे ही, जो आधार है वो 2 ही रहेगा, घात आपकी 4 हो जाएगी। इसी तरह अगर सिक्के 5 पूछे जा रहे हैं तो आधार आपका 2 ही रहेगा, लेकिन घात आपकी 5 हो जाएगी। यानी कहने का मतलब ये है, जितने सिक्के पूछे जाते हैं वो घात पर लगाया जाता है और 2 आधार रहता है, ठीक है ना। तो समझ लेते हैं इसको। यहाँ पे 2 सिक्के पूछे गए हैं तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, जैसे 2 की घात 2 है तो 2 गुणे 2 तो कितना हुआ 4,
तो 4 संभावनाएं बन रही। अब 1/4 होती है, यानी इसकी संभावना कितनी होती है, तो 1/4 होती है। क्वेश्चन हो जाता है करणीय संख्याएं किसे कहते हैं। तो ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल, घनमूल, चतुर्थमूल, पांचवा मूल, nवां मूल जो प्राकृतिक संख्या या परिमेय संख्या नहीं होती हैं, वे सभी करणीय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे समझ लेते हैं, आपका हो जाता है कि √3 यानी करणी में 3 हो तो इसे भिन्न के रूप में नहीं दर्शा सकते। क्या किससे नहीं दर्शा सकते, तो भिन्न के रूप में नहीं दर्शा सकते। अब देखिए √3, √5 यानी करणी, और आपका हो जाता है करणी 7, ये सभी करणीय संख्याएं हैं। ये आपकी क्या है, ये सभी करणीय संख्याएं हैं। और जैसे आपका हो जाता है जैसे 4, तो इसको आप निकाल सकते हैं, 2 हो जाता है, तो इस तरह से आपका हो जाता है। अब आपका हो जाता है 5⁵5 और भागा 5⁵3 का मान ज्ञात कीजिए। तो 5⁵5 भागा 5⁵3 का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि जहां पर आपका गुणा होता है तो वहां पर घातें जुड़ जाती हैं, और जहां पर भाग होता है वहां पे घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे भाग है, इसलिए घातें क्या होंगी, तो घट जाएंगी। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। जैसे आपका ऐसे हो गया, तो 5 और 5⁵5 और 5⁵3 ऐसे भी लिख सकते हैं। और जो आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है 5⁵5 और भाग 5⁵3 ऐसे। अब ये आप जिसकी जब क्या होता है, आधार आपके क्या है, देखिए आधार दोनों में समान है, और जब आधार समान हो तो घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं। तो आधार समान है, इसलिए आप किस तरह से लिख सकते हैं, 5 - 3 ऐसे तो लिख सकते हैं ना, 5 - 3, क्योंकि आधार समान है। तो आधार 2 आधार है, उसमें से एक आधार हमने ले लिया, यानी समान है, और उसके बाद 5 - 3 ये हमने लिख दिया। अब जो इसका निकल कर आंसर आता है, तो क्या आता है, अब 5 में से 3 आप माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, 5 × 5 ऐसे ही तो लिखेंगे, यानी 5 को आप 2 बार लिखें। इसका मतलब यही तो होता है, जितनी घात लगी होती है, नीचे वाला आधार होता है जो, उसको उतनी ही बार लिखना होता है। तो 5 × 5 यानी आपका जो आंसर निकल कर आता है वो 25 हो जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 25 आंसर, यानी 5 आपका 25 यहाँ पे हो जाता है। ठीक है ना। और अगर इसको और ज़्यादा अगर सॉल्व करना है, तो हमने देखिए इतना तो सॉल्व कर दिया। आप ऐसे भी लिख सकते थे कि 5⁵5 और भागा 5⁵3 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या किया, माइनस कर दिया जो घातें थी, तो 5⁵2 लिख दिया, और इसको हमने ऐसे भी सॉल्व कर दिया कि भाई ये वाली आपकी सूरत बन गई। और उसके बाद आप इतना भी लिख सकते हैं, और आप चाहें तो एक स्टेप इतना बढ़ा के आप लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है ना। जितना ज़्यादा सॉल्व किया जाए उतना अच्छा है, लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग, जैसा टाइम हो वैसा वर्क। अब देख लेते हैं यहाँ पे 29⁵3 तथा 26⁵3 का मान कीजिए। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे तो आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। यानी 29⁵3 है, 29 को 3 बार आप गुणा कर दें, यानी 29 को 29 से करें, फिर जो आंसर आए फिर उसको 29 से कर दें, तो आंसर आपका निकल कर ये आ जाता है। ठीक है ना। उसके बाद आपका हो जाता है कि 26⁵3, यानी 26 को आप 26 × 26 × 26 यानी 26 की गुणा करें, जितना आंसर आए उतना आप 26 से फिर गुणा कर दें, आपका आंसर ये निकल कर आ जाता है। देखिए 29⁵3 का 24,389 निकल कर आ जाता है, और 26⁵3 का तो आपका आ जाता है 17,576 आंसर निकल कर आ जाता है, आ गया है यानी कि। ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका हो जाता है 125 को आधार 5 के घातीय संकेतन के रूप में किस प्रकार लिखा जाएगा।
तो इसमें क्या करना है, इसमें 125 को गुणनखंड कर लीजिए। इसमें क्या करना है, जो 125 है इसको गुणनखंड कर लीजिए। गुणनखंड कैसे, जैसे आपका ये 125 है तो गुणनखंड कर लीजिए। अब ये लास्ट में 5 है यानी 5 से ही कटेगा, तो 5 दूना 10 और यहाँ पे 2 बच गया तो 5 25 आपका हो जाता है। फिर 5 25 हो जाता है और फिर 5 एक कम 5 हो जाता है, यानी कि आपका जो निकल कर आता है तो कितना, 5 गुणे 5 गुणे 5, यही तो निकल कर आता है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 की घात 3। इसमें आधार क्या है, आधार वो होता है जो संख्या नीचे होती है। अगर आप ऐसे समझ लें कि जैसे कोई बिल्डिंग बनानी है तो उसका जो आधार है वो क्या है, तो उसकी नींव होती है ना, तो जो जिस पे जो चीज़ टिकी होती है वही तो उसका आधार होता है ना। तो इसमें आधार आपका 5 है और इसमें जो घात है, क्योंकि घात नाम ही से पता चल रहा है कि घातांक, यानी 3 आपकी हो जाती है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, आधार बराबर 5 और घातांक बराबर 3, ये आपका हो जाता है। ठीक है ना। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है आपका 14 गुणे 14 गुणे 14 गुणे 14 गुणे 14 गुणे 14 को घात रूप में व्यक्त कीजिए। यानी यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ये 6 टाइम यानी 6 टाइम 14 जो लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6, इसको क्या करना है, घात रूप में व्यक्त करना है। तो ये 6 है ना, तो ये जो आपके 14 है ये 6 टाइम है, तो आधार पे आप ये लिखेंगे और कितने टाइम है तो आप लिख देंगे, उसकी घात लगा देंगे। ये तो बहुत ही सिंपल था, है ना, बहुत ही सिंपल था। उसके बाद देखते हैं करनी का प्रतीक चिन्ह क्या है। तो करनी का प्रतीक चिन्ह यही तो होता है n, ये आपका करनी का प्रतीक चिन्ह हो जाता है। उसके बाद है 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे समझ लेते हैं, यहाँ पे जो आंसर है उसको देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी पूरा 1 लाख दिए हुए हैं, 5 0 हैं। लेकिन यहाँ पे चीज़ों को समझिए, 1 लाख यानी 5 0, लेकिन पूर्ण वर्ग संख्या की बात हो रही है तो 6 0 या 4 0 यानी सम होने चाहिए, है ना। 5 0 7 0 छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए सम 0 यानी कि 2 4 6 8 10 ऐसे होने चाहिए, और जो 1 लाख में तो 5 0 है, इसलिए ये नहीं है ये पूर्ण वर्ग। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, तो छोटी से छोटी संख्या और छोटी से छोटी पूर्ण संख्या में अंतर क्या होता है, इसको भी पहले समझ लेते हैं, उसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं कि आपका ये गलत कैसे है। ठीक है ना। वो संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, मतलब किसी संख्या का 2 बार गुणा करने पर वो संख्या प्राप्त हो। अब जैसे 2 संख्या हमने ली, 2 संख्या का हमने क्या किया, गुणा, और वो संख्या प्राप्त हो गई, वो क्या हो गई, वो पूर्ण वर्ग हो गई। और ऐसी संख्या को निकालने के लिए क्या किया जाता है, ऐसी संख्या यानी ऐसी संख्या को निकालने के लिए भाग विधि का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप निकालेंगे तो भाग विधि से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसको भाग विधि से निकालना स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। क्या कह रहे हैं, 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। तो 6 अंक हम सबसे यहाँ पे ले लेते हैं। कौन सी होती है 6 अंकों की, क्योंकि 1 लगा दें और आप 0 बढ़ा दें, 1 2 3 4 5 0 लगाए, टोटल आपकी संख्या कितनी बनी, 1 2 3 4 5 6, आपकी टोटल संख्या 6 बन गई। ये आपकी हो जाती है 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। अभी ये पूर्ण संख्या नहीं है। अब पूर्ण वर्ग संख्या कब बनेगी, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तभी चीजें आपको समझ में आएंगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस तरह से हम लाइन कर लेते हैं। यहाँ पे ये लाइन नहीं रहेगी, हम फिर से कर देते हैं। 1 2 3 4 5, टोटल मिला के 6 नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6।
अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये लाइन कर देंगे। अब इसमें आपको रूल्स तो पता होंगे कि जो यहाँ पे संख्या आती है वही संख्या यहाँ पे आती है और वही संख्या यहाँ पे रखनी होती है। दूसरा स्टेप इसमें क्या करना होता है, जीरो यानी जीरो हो या नंबर कोई भी हो, आपको जोड़े बनाने रहते हैं। और जोड़े आपको किधर से बनाने रहते हैं, तो आपका जो राइट हैंड है उधर से आपको जोड़े बनाने रहते हैं। यानी आपका पहला जोड़ा ये हो जाता है, दूसरा जोड़ा ये हो जाता है, तीसरा जोड़ा ये हो जाता है। यानी यहाँ पे 3 जोड़े बन रहे हैं। लेकिन शर्त यही है, आप जब भी जोड़े बनाएं तो आप राइट हैंड की तरफ से ही जोड़े बनाएं। जरूरी नहीं है कि आपको सम संख्या ही मिले, हो सकता है विषम संख्याएं भी मिले। तब आप कैसे क्या करोगे, है ना। तो जोड़े हमेशा आपको राइट हैंड की तरफ से ही बनाने हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले ये देखना होता है कि जितने नंबर यहाँ पे आए उतना ही नंबर यहाँ पे आना चाहिए। तो अगर हम इसको 2 से कट करते हैं तो 2 दूना 4 बहुत कम रहता है ना। 3 तिया 9, तो 3 तिया 9 मतलब 1 कम है यहाँ पे। अभी आगे बढ़ते थोड़ा सा समझने के लिए बढ़ेंगे। 3 तिया 9 और 4 चक्कू 16, यानी 4 चक्कू 16 हो गया, यानी बहुत ज्यादा हो गया। तो हम 3 तिया 9 पे रहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हम चाहें तो 2 पंजे 10 लिख दें। तो 2 पंजे 10 आप जब लिखेंगे तो यहाँ पे तो आपको 2 लिखने रहेंगे और यहाँ पे आपको 5 लिखने रहेंगे। शर्त इसमें यह है, जो संख्या यहाँ पे आए वही संख्या आपके यहाँ पे आनी चाहिए, है ना। ये शर्त को भी तो आपको कंप्लीट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 दूना 4 नहीं 3 तिया 9 करेंगे। तो यानी कि यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, 3 तिया और कितना हो जाता है 9। यहाँ पे ये लाइन सिर्फ हमने आपको समझाने के लिए की और आप ये जोड़े बनाने के लिए की। ये लाइन वो नहीं, क्योंकि अभी लाइन आपकी अब बनेगी। अब क्या करेंगे, जो संख्या यहाँ पे है ना, वही संख्या यहाँ पे है। अब नीचे भी वही संख्या हम लिख देंगे। अब क्या करेंगे, जो 3 3 ये आए हैं इनको जोड़ेंगे और जो ये हमारा 10 के बाद ये जो निकल कर आया है इसका, तो हम इसको माइनस कर देंगे। ठीक है ना, यहाँ तक हो गया। अब देखिए 10 में से 9 जाता है तो कितना बचता है, 1 बचता है। और 3 कितना होता है, तो 6 हो जाता है। तो यहाँ पर आपका 6 आ जाता है। अब आप क्या करेंगे, देखिए अब कोई संख्या यहाँ पर लिखेंगे जो हम यहाँ पर हमको मतलब जिससे वो कटे। अब पहले हम क्या करेंगे, अब इनका तो काम खत्म हो गया, ये जो 10 है इसका काम खत्म हो गया। अब ये जो 2 जीरो है यानी 1 जोड़ा है, इसको उतार लेंगे। जब 1 जोड़े को हमने उतारा तो संख्या बनी 100। और अगर हम 100 को 2 बार में काटेंगे, जैसे 6 है तो जो नीचे संख्या ली जाती वही ऊपर ली जाती है ना। तो 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 2 छंग 12, यानी इतना आंसर निकल कर आ जाता है। यानी कि हमारा ये गलत है। तो इस तरह से अगर 2 से नहीं है तो 1 से, क्योंकि 1 से छोटी संख्या तो कोई नहीं होती है, तो हम 1 से इसको काटेंगे। 1 से देखते हैं तो 1 और 1, क्योंकि 1 जहाँ यहाँ पे भी रखना रहेगा, 1 यहाँ पे और 1 आंसर में भी रखना रहेगा, है ना। तो इस तरह से आपका हो जाता है। तो 61 51 61, है ना। तो 61 51 61 आपका हो जाता है। अब क्या करेंगे, फिर वही प्रक्रिया करेंगे कि इसको जोड़ेंगे और इसको घटाएंगे। तो यहाँ पे आपका हो जाता है 10, क्योंकि यहाँ पे 0 है, ये इससे लेगा और ये इससे लेगा। तो क्या हो जाएगा, 10 में से आपका जो 1 जाता है तो कितना बचता है, तो 9 बचता है। और उसके बाद यहाँ पे 9 ही बचे थे, और तो 9 में से 6 गए तो कितना बचा, 9 में से 6 गए तो आपका बचा 3, आपके 3 बचते हैं, है ना। अब यहाँ पे इसको तो माइनस तो हमने कर लिया, अब प्लस, हम प्लस की बारी है, प्लस भी कर लेते हैं। तो 1 और 1 कितना होता है, तो 2 होता है। और 6 को हमने ऐसे उतार लिया, यानी कि यहाँ पे 62 हो जाता है। अब क्या करेंगे, ये 62 है, ये 39 है, यानी ये छोटी संख्या, ये बड़ी संख्या। अभी आपके पास एक जोड़ा भी है, तो जो जोड़ा है हम उसको यहाँ पे उतार लेंगे, यानी 00 ये है, ये 00 है, मतलब 2 संख्या, मतलब इसको एक ही हम पढ़ेंगे, यानी एक ये पूरा जोड़ा है। तो हमने इसको उतार लिया। अब यहाँ पे निकल के कितना आया है, तो यहाँ पे 3900 निकल कर आया। अब हम इसको किससे काटें, जो यहाँ तक आप हमारा हो जाए, तो लगभग 5-6 तक जाएगा, नहीं 2 से 3 से तो बहुत कम ही रहेगा, लगभग 5 या 6 से। तो हम 6 से इसको देख लेते हैं, तो ये आपका 62 हो जाता है।
और 6 तो 6 छाक 36, 36 के 6 हासिल लगा 3, 6 दूनी 12, 3 15 के 5 हासिल लगा 1, 6 छाक 36 और 1 37, यानी कि 3756 आपका यहाँ पर हो जाता है, यानी कि ये सही है। लेकिन अब क्या करना है, अब समझना क्या है, ये चीज आप समझ लें। यहाँ पे कह रहे हैं 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो पूर्ण वर्ग संख्या में अगर हम जो ये संख्या आती है, जैसे हमने मान लीजिए 6 बार में कट गया और हमने इसमें से इतने माइनस कर दिए, तो ये 5 अंक की रह जाएगी, जो कि आपका गलत आंसर होगा। इसमें करना क्या होता है, छोटी से छोटी संख्या में जो पूर्ण वर्ग संख्या निकाली जाती है, जितने से कट रहा है, ठीक है, जितने से कटे उससे 1 नंबर आगे बढ़ा दें। जैसे आपका 6 से कट रहा है तो आप 7 से काट दें, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6, 2 और यहाँ पे था आपका पहले से, तो 6 से तो कट रहा है, लेकिन हम 7 से काटेंगे क्योंकि हमारा आंसर निकल के आया है। लेकिन हमको छोटी से छोटी पूर्ण संख्या को हमको वो चीज कंप्लीट करनी है, ठीक है ना। तो 7 सती 49 है ना, 7 सती 49 आपके हो जाते हैं। तो 49 के आपके 9 हो जाते हैं, 4 बचता है, 7 दूनी 14 और 4 कितना होता है, 18 हो जाता है ना। तो 18 के 8 हो जाते हैं और हासिल 1 हो जाता है, और 7 6 42 और 1 43 हो जाता है। तो इस तरह से आपका ये इतना निकल कर आता है, 43 89 निकल कर आता है। अब आप क्या करेंगे, 43 89 का और ऊपर 7, क्योंकि 7 बार में कटा है ना, पहले 6 बार में कटा था, लेकिन वो नहीं, क्योंकि छोटी से छोटी संख्या करनी है इसलिए 7 से, तो 7 ऊपर भी लिखेंगे। अब क्या करेंगे, जो आपका 43 और कितना है 89, इसको जो आपका 1 लाख है इसमें प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं, आपका 1 लाख जो होता है 1 2 3 4 और 5, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 संख्या है, तो 6 संख्या को पूरा कर रहा है, और प्लस आपका आ जाता है 4 8 9, है ना। तो इस तरह से आपका जो आंसर निकल कर आ जाता है। तो जो ये 30 है, तो 30 की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 9 8 4, इतने ही तो लिख देंगे, और उसके बाद ये 20 बचे तो 20 लिख देंगे और ये 1 लिख देंगे, यानी आपका आंसर निकल कर इतना आ जाता है। अब ये आपका आंसर राइट है। तो ध्यान रखिएगा कि छोटी से छोटी संख्या और छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या दोनों में फर्क होता है। क्वेश्चन आपका हो जाता है 289 के वर्गमूल में कितने अंक होंगे। तो जितने, क्या इसमें क्या करना होता है, 289 में वर्गमूल पूछ रहे हैं, तो 289 और वर्गमूल। अब इसमें क्या करना होता है, जैसे जब आप सॉल्व करते हैं इसको, वर्गमूल में कितने अंक होते हैं, तो जितने जोड़े होते हैं उतने ही अंक होते हैं। तो अब जब आप ऐसे इसको सॉल्व करेंगे, जैसे अभी हमने आपको बताया ऊपर, अभी जो क्वेश्चन हल कर रहे थे, तो उसमें हम अपने राइट हैंड की तरफ से जोड़े बना रहे थे, ठीक है ना। तो एक जोड़ा ये हो गया और एक जोड़ा ये हो गया। ये नहीं है कि यहाँ पे 2 ही अंक हो तभी एक जोड़ा बनेगा, अंक चाहे जितने बचे, लेकिन आपका वो एक जोड़ा हो गया। मान लीजिए यहाँ पे 289 ना होकर कोई बड़ी संख्या होती या कुछ भी होता, तो एक जोड़ा ये है, एक जोड़ा ये है, और यहाँ पे शर्त यही है कि जब भी आपको 0 बढ़ाने होते हैं तब भी आपको 2 ही 0 लगाने होते हैं, जब भी आपको उतारना होता है तब भी आपको 2 ही उतारने होते हैं, यानी जोड़े में वर्क करना रहता है। और अगर लास्ट में एक संख्या बच जाती है, मान लीजिए कोई भी आप संख्या ले लीजिए, XYZ कुछ भी आप ले लीजिए, 1 2 5 7 9 ऐसे ले लीजिए कुछ भी, तो इसमें आप जब बनाएंगे जोड़े तो 1 2 और 3, ये एक जो है ये आपका एक पूरा माना जाता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पूरा ये इतना हो तभी माना जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे 89 एक जोड़ा हो गया और 2 एक जोड़ा हो गया, यानी टोटल मिला के कितने जोड़े हुए, तो 2 जोड़े हो गए। तो इस तरह से आपका हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 289 के वर्गमूल में 2 अंक होंगे। अब भाई कंफ्यूजन हो भी सकती है कि यहाँ पे तो 3 अंक हैं, 2 8 9, तो 3 क्यों नहीं है। तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि इस तरह से इसको जोड़े में पढ़ा जाता है, ठीक है। पूर्ण वर्ग संख्या क्या कहलाती है, आपका क्वेश्चन है। तो पूर्ण वर्ग संख्या किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंडों के समान खंडों के जोड़े बनाने के बाद कोई अभाज्य गुणनखंड ना रहे तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है, ठीक है ना। यानी यहाँ पे
अब आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या वो संख्या है जिसको हम अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख ले, उसको बाद में सभी अभाज्य गुणनखंडों के हम जोड़े बनाएं और जोड़े बनाने के बाद कोई ऐसा अभाज्य गुणनखंड ना हो जिसका जोड़ा ना हो तो उसे पूर्ण वर्ग संख्या कहेंगे, क्योंकि जहां पे जोड़े जब बन जाते हैं तो वो पूर्ण वर्ग संख्या हो जाती है और जहां पे जोड़े नहीं बनते हैं तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं रहती है। मान लीजिए आपका नंबर 225, ये इतना आपकी संख्या है, ठीक है ना। तो इसको देख लेते हैं, 5 से तो ये आपका कटेगा ही कटेगा क्योंकि लास्ट में 5 है, वही चीज। तो हम 5 से पहले काटते हैं, तो 5 चक्कू 20, 4 बार में गया, 5 चक्कू 20 हो गया और 2 बचा तो 5 25। अब फिर से ये 5 से 5 9 45, 5 9 45, ये कट गया। अब ये किससे कटेगा, तो आपका ये हो जाएगा 3 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, यानी आपका यहाँ पे क्या है, जोड़ा बन रहा है, यानी ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाती है। क्वेश्चन आपका हो जाता है क्या, देखिए यहाँ पे संख्या दिए हुए हैं 27,000, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 27,000 पूर्ण घन संख्या है। घन का मतलब क्या होता है, घन का मतलब होता है आप 27,000 का गुणनखंड कर ले और घन मतलब 3 3 के जोड़े आप बना लें, है ना। घन में 3 ही का तो होता है, तो हम समझ लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, 27 और 3 0। अब इसको देखिए, सबसे पहले हम किससे कट करते हैं, क्योंकि ये 3 से 3 9 27, 9 बार में जाएगा, यानी 3 9 27 और ये 3 0 हमने उतार लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, 3 तिया 9 हो जाता है और ये 3 0 आपके हैं, ये हमने उतार लिए। उसके बाद आपका हो जाता है 3 एकम 3, यानी एक बार में तो आपका ये 0, ये आपके तीनों 0 हो जाते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे 2 से कट जाएगा क्योंकि 2 पंजे 10 होता है ना, तो 2 पंजे 10 और 2 0 आपके हो जाते हैं। फिर आपका ये 2 से कट जाएगा, क्यों, क्योंकि 2 दूना 4, 1 बचा, 2 पंजे 10 और 1 ये आपका 0 हो गया। उसके बाद ये आपका 250 आया, ये भी आपका 2 से कट जाएगा। ऐसा नहीं कि 5 से नहीं, क्योंकि 0 और 5, लेकिन 2 से कट रहा है तो 2 ही से हम काटते चलेंगे। 2 एकम 2, 2 दूना 4 और आपका कितना हो गया, ये आपका 2 दूना 4 और यहाँ पे 1 बच गया, तो 2 पंजे 10, इतना तो हुआ ना, 125। अब यहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ पे हम इसको उतार लेते हैं। अब हम इसको किससे काटेंगे, तो ये लास्ट में बस 2 से तो कटेगा नहीं, 2 छंग 12, 2 दूना 4 और 1 बच जाएगा, यानी लास्ट में 5 है तो हम इसको 5 से अब देखते हैं। तो 5 दूना 10, 5 25 हो गया, फिर 5 25 आपका हो गया और 5 एकम 5, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं सभी अंकों के क्या है, 1 2 3, 1 2 3 और 1 2 3, यानी सभी अंकों के 3 3 के जोड़े बन रहे हैं, अतः पूर्ण घन संख्या है। अगर यहाँ पे कोई भी संख्या ऐसी होती जो 4 बार आ जाती या 2 बार रह जाती, तो यानी ये पूर्ण घन संख्या नहीं। वही चीज जो वर्ग में है वही घन में, उसमें 2 2 के जोड़े बनाने होते, इसमें 3 3 के जोड़े बनाने होते, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और पूर्ण वर्ग का मतलब यही होता है कि अगर जोड़े बन गए तो है और अगर जोड़े नहीं बने तो नहीं है, बस ये चीज आपको समझनी है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है, सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो आपका जो 1 हो जाता है वो सबसे छोटी संख्या पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या है। कौन सी, तो 1 आपकी हो जाती है। उसके बाद है, यदि 3 सिक्कों को एक साथ ऊपर फेंका जाता है तो कितने प्रकार की घटनाएं संभावित हो सकती हैं। तो मान लीजिए आपने 3 सिक्के फेंके एक साथ, 1 2 3। अब ऐसा भी हो सकता है 3 ये सिक्के हैं, तीनों आपके हेड और हेड जाए, ठीक है, एक तो ये बन गया। अब दूसरा ये है, हो सकता है ये दोनों टेल हो जाए और ये हेड हो जाए, या हो सकता है कि अभी हेड की लाइन चले हम इसको ऐसे बताते हैं, हेड ये दोनों हेड हो गए और एक ये टेल हो गया, ऐसे भी बन सकते हैं। फिर हो सकता है ऐसा भी बन जाए कि 1 हेड और 2 टेल हो जाए, है ना, ये तीनों सिक्के हैं कि 1 हेड 2 टेल हो जाए। और ऐसी भी संभावना हो सकती है कि 1 हेड हो जाए, मान लीजिए ये हेड हो गया, फिर ये टेल हो गया, फिर
ये हेड हो गया, तो हेड टेल हेड ऐसे भी हो सकता है। अब देखिए और क्या संभावनाएं बन सकती हैं। हो सकता है तीनों सिक्के आपके टेल 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 आए, हो सकता है आपके टेल टेल 2 सिक्के आए और एक सिक्का आपका हेड आए, ये भी हो सकता है। और हो सकता है आपका एक टेल आए और 2 हेड आए, और ये भी हो सकता है कि आपका एक टेल, दूसरा हेड और तीसरा आपका टेल आए। तो इस तरह से टोटल कितनी संभावनाएं बन सकती हैं, तो 8, यानी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए यहाँ पे 8 संभावनाएं बन रही है ना। तो 3 सिक्कों को उछालने पर कुल 8 घटनाएं हो सकती हैं। एक तरह से आप और समझ सकते हैं, जैसे जितनी घटनाएं पूछी गई हों, ठीक है ना, यानी क्या कह रहे हैं कि 3 सिक्के तो 2 तो आपका आधार रहेगा ही रहेगा, चाहे वो संख्या कितनी भी पूछी गई हो। उसके बाद यहाँ पे 3 सिक्के हैं तो 3, क्योंकि 1 2 3 सिक्के हैं तो 3 घात लगा दीजिए। अब इसको आप ऐसे ही तो सॉल्व करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूना 4 दूना 8, यानी कि 8 संभावनाएं बनती हैं। तो इस तरह से आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। और फ्रेंड्स कहना चाहेंगे फिर से कि अगर आप लोगों को कहीं पर कोई कन्फ्यूज़न है, कोई कुछ चीज़ें ऐसी है जो समझ में नहीं आई है, कोई चीज़ क्लियर नहीं हो पाई है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर देंगे। थैंक यू।